हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हर्ष भारद्वाज। वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर अमेजिंग सेशंस ऑफ कोड इंडिया। जैसा कि मैंने वादा किया था कि सीबीएसई में जो भी डेटा साइंस के बुक फ्रॉम क्लास 8 to 12 पब्लिश हुए हैं, उन सारे बुक्स के उन सारे चैप्टर्स के एक ही कंसेप्ट को हम लोग बहुत बारीकी से बहुत डिटेल में इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं क्लास 9th का अपने फर्स्ट चैप्टर से। ये जो हमारा बुक है वो क्लास 9th का, आप देख सकते हैं, डेटा साइंस फॉर क्लास 9, और ऊपर में माइक्रोसॉफ्ट और सीबीएसई के कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया है, तो उनका लोगो भी है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बुक, अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि डेटा साइंस का फील्ड क्या होता है, क्या कैरियर है, क्या ग्रोथ उसमें, क्या मतलब होता है डेटा साइंस का, तो इससे जस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो एक निकाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पर आई बटन पर आ रहे लिंक पर जाकर आप क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर डेटा साइंस का क्या स्कोप है, क्या कैरियर ग्रोथ है, क्या होता है डेटा साइंस में क्या क्या करना होता है, और भी बहुत सारी डिटेल आपको पता चलेगी। और वहाँ पर आपको पता चलेगा डेटा साइंस वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग फील्ड है हमारे टेक इंडस्ट्री के अंदर। और मैंने वहाँ बताया था कि अगर आपको डेटा साइंस के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं और अगर आपको कोडिंग या डेटा साइंस नहीं आती है, तो सीबीएसई और माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन के द्वारा बनाया गया इस बुक से बेस्ट बुक आपके लिए अभी कोई नहीं हो सकता है। अगर आप क्लास 6 to 12 के हैं, मैं मानता हूँ कि क्लास 6, 7, 8 के बच्चे को भी कोडिंग नहीं आती होगी, 9, 10, 11, 12 के भी बच्चों को कोडिंग नहीं आती होगी, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि हम लोग 6 to 12 तक कोडिंग और डेटा साइंस के सारे कोर्सेज अपने यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे पब्लिश करेंगे, और बहुत सारी वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं। आप क्लास 6 से देखना चालू करिए और फिर क्लास 7, 8, 9, 10 के सारे चैप्टर्स को देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट और सीबीएसई के द्वारा डिज़ाइन किया गया बुक है डेटा साइंस का क्लास 9th के लिए, इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं और एक बार कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात करें कंटेंट की, सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है। ओके, इंट्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक है, लाइक व्हाट इज़ डेटा, डेटा वाज इज इंफॉर्मेशन, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक है। उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट आता है अरेंजिंग एंड कलेक्टिंग डेटा, कि हम लोग डेटा को कलेक्ट किस तरीके से करते हैं और उनको अरेंज किस तरीके से करते हैं। जैसे जैसे इस वीडियोस में मैं आगे बढ़ूंगा, इस लेक्चर में मैं आगे बढ़ूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा के कलेक्शन और डेटा के अरेंजमेंट का कितना अधिक इंपॉर्टेंस है डेटा साइंस के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लिखा हुआ है, थर्ड चैप्टर जो हमारा डेटा विजुअलाइजेशन होगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एथिक्स इन डेटा साइंस पढ़ना होगा। जैसे कि अगर आपने 6, 7, 8 के कोडिंग के मेरे कोर्सेज को देखा होगा और कोडिंग के लेक्चर्स को देखा होगा, तो कोडिंग पढ़ने के क्या क्या एथिक्स होते हैं। एथिक्स का मतलब होता है कि अगर मैं कोडिंग पढ़ रहा हूं तो उसे मैंने जो भी ज्ञान अर्जित करा है उसको समाज में किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है कि पूरे ह्यूमन काइंड को उसका फ़ायदा मिले। तो ये सब सारी चीज़ें एथिक्स में पढ़नी है। लाइक कि एथिकल गाइडलाइंस क्या है डाटा एनालिसिस का, कि अगर आप डेटा के साथ खेल रहे हो तो उसका गाइडलाइन क्या है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लाइक किसी के प्राइवेसी को आपको रिस्पेक्ट करना है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं जिनको कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारे एथिकल वैल्यूज़ हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में सीखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे और फर्स्ट चैप्टर को अपना शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ 5 से 6 बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब उन 5 से 6 बातों को फोकस करेंगे। वो क्या है कि भाई डेटा क्या होती है, उसके बाद डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या है, उसके बाद एक DIKW मॉडल होता है। इस DIKW मॉडल के बारे में पढ़ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मॉडल है। ठीक है, बेसिकली DIKW का मतलब होता है डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। मैं आपको इसको बहुत अच्छे रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा कि DIKW मॉडल क्या होता है। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, सीबीएसई और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बुक डिज़ाइन करी है। और जैसे कोडिंग के क्लासेस में होती थी कि मैं आता था और डायरेक्ट आपको लेक्चर देना शुरू कर देता था, लेकिन इस सब्जेक्ट में हम लोग वो नहीं करेंगे। इस सब्जेक्ट में हम लोग हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके हर एक लाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब छुपा हुआ है। हर एक लाइन का एक अपना स्पेशल मीनिंग है जिसको आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप एक बात का ध्यान रखना कि हम लोग इस कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक बार इस कोर्स को देख लोगे तो इस बुक से रिलेटेड क्या आपको डेटा साइंस का फंडामेंटल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप 6 to 12 के सारे डेटा साइंस के कोर्सेज को देख लेते हो तो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हाउ डेटा इन्फ्लुएंस आवर लाइफ्स,
मतलब कि हमारे ज़िंदगी को डेटा किस तरीके से अफेक्ट करता है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर डेटा फुटप्रिंट्स, डेटा के फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डेटा लॉस एंड रिकवरी। आपको हो सकता है कि इसमें से कुछ टर्म अभी नहीं समझ में आ रहे हैं, बट जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको हर एक ईच एंड एवरी लाइन का क्लैरिटी होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, हर एक चीज़ की क्लैरिटी होगी जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। वो फर्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ डेटा। सबसे पहले हम लोग अपने व्हाट इज़ डेटा को कवर अप करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि डेटा क्या होता है। तो वॉट एवर वी रीड, राइट, स्पीक एंड ऑब्जर्व इज डेटा। हर एक वो चीज़ जिसको हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं या ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो हर एक चीज़ डेटा है। लाइक आप मूवी देखते हो वो एक डेटा है, बुक पढ़ते हो तो बुक के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो एक डेटा है, अगर आप कुछ बोलते हो वो भी एक डेटा है, आप वीडियोस देख रहे हो वो भी एक डेटा है, आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ किसी मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक कि सन के चारों तरफ अर्थ कैसे घूम रही है, तो वो भी डेटा है। उसमें भी अलग अलग डेटा आपको मिलेगा कि उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, कितना टाइम लगता है, ये सारा कुछ एक तरीके का डेटा है। ओके, तो बेसिकली एवरी डे वी शेयर सो मच डेटा व्हेन वी रीड, राइट, स्पीक एंड वॉच। और एक बात और हमें ध्यान रखना है कि डेली बेसिस पर हम लोग बहुत सारे डेटा को शेयर करते हैं। हम हर एक चीज़ जो लिखते हैं, हम लोग हर एक चीज़ जो बोलते हैं, हम लोग हर एक चीज़ जो कि ऑब्जर्व करते हैं, और उन सबको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो मतलब कि क्या, हम लोग डेली बहुत सारे डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं। आप देखोगे वैसे जो चैट्स हैं, जो रिटर्न टेक्स्ट है, वो सारे तो डेटाज हैं। इनफैक्ट जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो भी एक तरीके के डेटा हैं। अगर आप किसी से बात करते हो और बताते हो आपकी मैंने आज ये ऑब्जर्व करा, ये ऑब्जर्व करा, लाइक न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एप्पल नीचे ही गिरती है, तो उस एक ऑब्जर्वेशन से पूरी की पूरी ग्रेविटी आ गई। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उनकी एक ऑब्जर्वेशन जो थी वो भी एक डेटा थी, जिसके बेसिस पर उन्होंने बहुत सारी इंसाइट्स उसके अंदर से निकाल ली थी। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन के हेल्प से उन्होंने बहुत सारे इनोवेशन करे थे। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद डेटा क्या हो सकता है, डेटा नंबर हो सकता है, डेटा अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, डेटा सिंबल हो सकता है, डेटा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज हो सकता है। मतलब कि डेटा क्या क्या हो सकता है, तो डेटा नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी एक डेटा है, स्पेशल सिंबल्स भी एक डेटाज है। यही नहीं, इसके अनुसार आप जो फोटोज़ लेते हो, जो आप वीडियोज़ लेते हो, वो हर एक चीज़ एक डेटा ही है। ठीक है, हर एक चीज़ जब भी वो शेयर होता है तो एक डेटा के फॉर्म में शेयर होता है। मतलब कि हर एक चीज़ को हम लोग डेटा ही कहते हैं। नियरली एवरी एक्शन दैट वी टेक इन आवर डेली लाइफ जनरेट डेटा। इनफैक्ट हम अपने डेली लाइफ में जो भी एक्शन को परफॉर्म करते हैं वो हर एक चीज़ डेटा को जनरेट करता है। लाइक आप किसी से बात करो तो वहाँ पर भी एक डेटा जनरेट हो रहा है, वहाँ पर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट हो रहा है। अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, इनफैक्ट आप खेल भी रहे हो तो किसी को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। जब आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो उसमें जरूर कोई ना कोई डेटा है, क्योंकि कोडिंग में हमने पढ़ा था कि विदाउट डेटा के कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया जा सकता। किसी ना किसी डेटा पर ही कोई ना कोई ऑपरेशन या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया जाता है। तो इनफैक्ट अगर आप गेम्स में अपने फ्रेंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो भी एक डेटा है। आप सो रहे हो तो भी वहाँ पर डेटा है। अब आप ये बोलो कि हम सो रहे हैं तो कैसे डेटा है, तो वहाँ पर भी डेटा ये है कि आप एक सेकंड में कितने बार सांस लेते हो, कितनी बार सांस छोड़ते हो। ठीक है, तो मतलब कि वो भी तो एक फॉर्म ऑफ डेटा ही है ना। इनफैक्ट आप बहुत सारी चीज़ इमेजिन करते हो नींद में, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, तो जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो, वो भी तो डेटा है। ओके, इसके बाद बी इट इन द फिजिकल वर्ल्ड और द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, या तो वो डेटा है या तो फिजिकल वर्ल्ड में जनरेट हो रहा है या तो डिजिटल वर्ल्ड में जनरेट हो रहा है। डिजिटल वर्ल्ड में जनरेट का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने नींद में देखा, आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आया, उस थॉट को आपने जाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया, तो अब वो जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंस है, या तो फेसबुक पर ही नहीं तो व्हाट्सएप पर ही। इनफैक्ट sensors, machines, mobile apps, websites are all around us and every interaction we do with them generates a massive amount of data. हम लोग जितना भी चीज़ यूज़ करते हैं, लाइक सेंसर्स, मशीन, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, या जितनी भी हम लोग डिजिटल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने अगल बगल, वो सब मैसिव अमाउंट में डेटा को क्रिएट करते हैं। अब आप बोलो सर ये सेंसर क्या होता है और सेंसर डेटा कैसे जनरेट कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है सेंसर, मतलब कि वो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है कैप्चर कर कर हमारे सीपीयू तक पहुंचाता है, और उन ऑब्जर्वेशंस, उन डेटास के बेसिस पर ही हमारा सीपीयू आंसर करता है। लाइक सपोज दैट आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सुना होगा, टेस्ला कार।
द फर्स्ट ऑटोमेटिक कार, शायद फर्स्ट है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन टेस्ला जो है उसमें ऑटो ड्राइविंग मोड है, मतलब कि आपको ड्राइव नहीं करना पड़ता, वो गाड़ी अपने आप चलती है। ठीक है, तो सपोज दैट कि टेस्ला की कार जा रही है, ये टेस्ला की कार जा रही है। अब आगे एक लगा हुआ है कैमरा, या समझ लो आप सेंसर जो कि रेडियो वेव्स निकालता है। अब आगे यहाँ पर एक और गाड़ी है, तो ये रेडियो वेव निकाल रहा है, ये रेडियो वेव गया और ये फिर लौट कर आ गया। तो रेडियो वेव के जाने और आने में जितना टाइम लगा और इसका जो स्पीड है उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी दूरी पे दूसरा मतलब कि गाड़ी है। तो यहाँ से ये सेंसर जो है ये डेटा निकाला कि इस हमारी गाड़ी से दूसरी गाड़ी की डिस्टेंस क्या है। अब इस डिस्टेंस के बेसिस पर अंदर में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी सीपीयू या जो भी आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, या कह सकते जो भी प्रोसेसर होगा, वो प्रोसेस करके क्या करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा। तो इनफैक्ट जब हम लोग सेंसर्स भी यूज कर रहे हैं तो वो भी बहुत मैसिव अमाउंट्स में डेटा हमको प्रोवाइड करे, या तो पिक्चर के फॉर्म में, या तो वीडियोज़ के फॉर्म में, लिटरल्स के फॉर्म में, और उसके बेसिस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो जो सेंसर्स है वो भी एक मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को क्रिएट कर रहा है। आप तो जानती हो, आप कोई भी मशीन यूज़ करते हो, हर एक मशीन में डेटा जनरेट होते हैं, मोबाइल ऐप्स हो गए, वेबसाइट्स हो गए। अगर आपको डाउट हो कि किस टाइप के मशीन से किस टाइप के मोबाइल में कोई डेटा जनरेट नहीं होता, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि उस मशीन या उस मोबाइल ऐप में किस तरीके से डेटा जनरेट होता है और वो डेटा ट्रांसफ़र भी होता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो अब आगे बढ़ते। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। हो सकता है मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँगा, अगर मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँगा तो थोड़ा ध्यान से आप लोग सुन लेना, क्योंकि आप लोगों को आदत लगनी चाहिए चीज़ों को जल्दी जल्दी ऑब्जर्व करने की। इससे आपका क्या होता है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। आप जितनी अधिक कंसंट्रेशन से मुझे सुनोगे, आपको मैं कितना भी ज़ोर से बोलूँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मेरी स्पीड घट जाए, और अगर शुरुआत में आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्पीड को थोड़ा घटा सकते हो। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है 0.75 करने का। ओके, वैसे आप लोग ट्राई करोगे तो नॉर्मल स्पीड में आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं इजी बातों को ही तेज़ी में बोलता हूँ, जो टफ बातें होती हैं उनको काफ़ी धीरे धीरे समझाता हूँ। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो डेटा कैन बी डिफाइंड एज फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन विच व्हेन स्टोर्ड कैन बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, कैलकुलेशन और डिस्कशन। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो बोला जाए कि डेटा जो है वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं फैक्ट्स या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये डेटा है वो कुछ एक तरीका फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है, स्टोर करते हैं, तो उसको यूज़ किया जा सकता है किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कैलकुलेशन के लिए और डिस्कशन के लिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि टेस्ला कार में सेंसर ने कुछ डेटा या कुछ इन्फॉर्मेशन क्या था प्रोसेसर को दिया, और उसने क्या किया कि कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद वही इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया प्रोसेसर के पास, और उसी डेटा के बेसिस पर प्रोसेसर ने डिसीजन लिया कि मुझे कब ब्रेक लगाना है और कितना ब्रेक लगाना है। तो यहाँ से आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि डेटा के बेसिस पर हम लोग कितने आसानी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा जरूर इन्वॉल्व रहता है। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि हमको बड़े होकर डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो एक डेटा होगा आपके पास कि अगर मैं डेटा साइंटिस्ट बनता हूँ तो वहाँ पे मुझे कितने घंटे काम करने होंगे, किस किस टाइप्स के काम करने होंगे, मेरी सैलरी कितनी अमाउंट में होगी। तो ये सारे कुछ डेटास होंगे जो कि आप पहले जानोगे कि इसमें ग्रोथ कितना है, मेरी जॉब होने के चांसेस कितने हैं। तो ये सारे डेटास को पहले आप एनालाइज करोगे, और जब आपको ये सारे डेटा अपने फेवर में दिखेंगे तभी आप डिसाइड करते हो। ये दुनिया तभी डिसाइड कर रही है। ये यूएसए में मैंने बताया था कि टॉप 50 जॉब में डेटा साइंटिस्ट की जॉब का रैंक 2 है, मतलब कि यूएसए में टॉप 50 जॉब्स में डेटा साइंस सेकंड नंबर पर आता है। तो वो लोग भी तो कुछ ना कुछ इन सारे डिटेल्स को एनालाइज करके ही ना निकाले होंगे कि ये जॉब कैसे रैंक 2 पर आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सैलरी अच्छी है, उसमें जॉब का ग्रोथ अच्छा है, उसमें जॉब की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जॉब का बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उसको 5 में से 4.9 की रेटिंग मिली थी 2021 में। ओके, तो यहाँ से हमको समझ में आया कि डेटा एक पीस ऑफ फैक्ट्स है या इन्फॉर्मेशन है जिसको स्टोर करने के बाद हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, या उस पर कुछ ना कुछ डिस्कशन करने के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हम लोग। इस बॉक्स में कुछ कोटेशन लिखे हुए हैं। मैंने जो अभी तक बताया उसके बेसिस पर अगर आप इसको पढ़ के समझते हो
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं चाहूँ तो ये भी समझा सकता हूँ, बट मैं अपने लेक्चर के बीच बीच में कुछ कुछ होमवर्क आपको दूंगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हो तो इसको आप खुद से मेहनत कर कर देखो, पढ़ो और समझो। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पॉइंट को ज़रूर क्लियर कर दूंगा। ओके, बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो, ताकि मेरे साथ साथ, मतलब कि मैं तो सब जानता ही हूँ, आप और स्मार्ट बनो, आपकी थिंकिंग स्किल्स स्मार्ट बने, आपकी थिंकिंग स्किल्स इंक्रीज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि आपको पढ़ने की आदत लगे, क्योंकि ये बुक जो है ना, मैं पढ़ा दूँ तो पढ़ा दूँ, बट ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और जब आप बुक पढ़ते हो तो पहली बार में आप पढ़ोगे तो आपको उस बुक का हो सकता है कि 70% ही समझ में आएगा, और जितनी बार आप बुक्स को पढ़ते हो उतनी बार आपको नई नई चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरी मानो तो आप लोग बुक पढ़ लिया करो, बहुत फ़ायदा होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है, डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टकट में देखते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर क्या है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम लोग थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको। ओके, हो गया जूम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रॉ फैक्ट्स विच डू नॉट हैव एनी मीनिंग ऑन देयर ओन, मतलब कि जो रॉ फैक्ट्स होते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है, उनको हम लोग डेटा कहते हैं। और जब उन्हीं डेटा को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जो कि प्रेजेंट किया जाता है यूजफुल कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। हम लोग समझते हैं एक बार अच्छे से कि डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन क्या होता है। ऑल्दो द वर्ड्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली, दे हैव डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर बोला जाए कि हाँ, हमारे लाइफ में डेटा और इन्फॉर्मेशन को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है और उनको समझा जाता है कि बिल्कुल सिमिलर हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस होती हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं, बट वो एक्चुअली सेम नहीं होते। ओके, देखते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मीनिंग, उनकी मीनिंग्स में अंतर होती है, ठीक है। क्या क्या अंतर होती है? डेटा कैन बी ए नंबर, सिंबल और टेक्स्ट विच मे नॉट मीन एनीथिंग टू इंडिविजुअल ऑन इट्स ओन। डेटा जो है एक पीस ऑफ नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है और टेक्स्ट हो सकता है, जिसका कि कोई मतलब नहीं निकले। जैसे कि आपको हम बोल दें 100, अब आप बोलोगे 100, भाई क्या बोल रहे हैं बंदा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड की बात कर रहा है, 100 फीट हाइट की बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, मैं इसका क्या करूँ 100 का। तो ये जो डेटा है 100 आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है। तो जो रॉ डेटा होता है, जो रॉ फैक्ट्स होता है, जो कि आपके लिए कोई काम की नहीं होती, अगर केवल उस डेटा को देखो तो आपके लिए अगर कोई काम की नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं, फुल्ली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उस डेटा का बहुत सारी मीनिंग्स निकलती हैं और उन मीनिंग्स के बेसिस पर हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशंस कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिस्कशंस कर पाते हैं, ठीक है। तो उस पीस ऑफ डेटा जो कि प्रोसेस्ड है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि रॉ फैक्ट जिनका की कोई मीनिंग नहीं है, उसको हम लोग डेटा कहते हैं। और जब भी उस डेटा का हम लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख पाते हैं, जबकि उसका मीनिंग निकल रहा हो, तो उस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये काफ़ी सिंपल सा कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ टेम्परेचर रीडिंग्स। ओके, यहाँ पर क्या बोला गया कि सपोज डैट कि हम आपको बहुत सारे टेम्परेचर दे दिए, 50, 60, 30, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, और बहुत सारे ईयर्स दे दिए, ठीक है। बहुत सारे ईयर्स दे दिए और बहुत सारे कंट्री का नाम दे दिए। अब आप सोच रहे हो कि क्या है, इतने सारे कंट्रीज़ के नाम मेरे पास पड़े हुए हैं, इतने सारे टेम्परेचर पड़े हुए हैं, इतने सारे ईयर्स पड़े हुए हैं, मैं इनका करूँ क्या। लेकिन जब वही डेटा आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया जाए कि हाँ भाई, इस साल में इस कंट्री का एवरेज टेम्परेचर इतना था, इस साल में इस कंट्री का एवरेज टेम्परेचर इतना था, तो आप उसमें से बहुत सारे इंसाइट्स निकाल सकते हैं। लाइक आप देखोगे कि केवल इंडिया की बात करें तो 2001 से लेकर 2010 तक के बीच में हर एक साल एवरेज टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, और 2010 से लेकर 2020 तक भी एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग ईयर्स 2000 के बाद 2020 तक ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे राइज किया, जिसके कारण ग्लोबली पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर, केवल इंडिया का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद वो किस रेट से बढ़ रहा है, उसको घटाने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए, आप इतने सारे इंसाइट्स निकाल सकते हो अगर आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो।
वहीं आपके पास अनऑर्गेनाइज डेटा हो, मतलब कि बस ऐसे डेटास रखे हो जिनका कोई मीनिंग नहीं है, तो वो सिंपल डेटा होते हैं। और जब वही वेल प्रोसेस्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा आपके पास होते हैं तो उनको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब कि अगर रॉ फैक्ट्स हैं जिनका मेरे पास कोई यूज़ नहीं है, जिनका कोई मीनिंग अपने आप में नहीं निकलता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा। बट जब वही डेटा प्रोसेस करने के बाद, वेल ऑर्गेनाइज्ड करने के बाद, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के बाद उसकी बहुत सारी मीनिंग निकलती हैं, उसमें से हम बहुत सारे इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बेसिस पर हम लोग बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन करके कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। सब कुछ वहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे फिगर से समझाया गया है कि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा डेटा मेरे पास दिया गया है। जब उसको ट्रांसफॉर्म करके एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में किए तो हमको क्या मिल गया, एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। ओके, ये पिक्टोरियल तरीके से समझाया गया है। ओके, तो अगर हम लोग कहें, सो वी कैन से डेटा बाय इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग, मतलब कि डेटा वो फैक्ट्स होते हैं जिनके पास अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई पर्पस नहीं होता है। ठीक है, और जब उन्हीं डेटा को हम लोग प्रोसेस कर देते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं और एनालाइज कर देते हैं, तो वो हमें एक डिफरेंट मीनिंग देता है, डिफरेंट पर्पस देता है। और उसी प्रोसेस्ड, मैनेज्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज़ अ लॉजिकल सेंस। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है उन डेटा को कलेक्ट करना जिनका कि कोई लॉजिकल सेंस निकलता हो, जिनका कि कोई स्पेशल मीनिंग निकलता हो, जिनके हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं, जिनके बेसिस पर हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस और डिफरेंट डिस्कशंस कर सकते हैं। मतलब कि लॉजिकल डिस्कशंस और लॉजिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं जिसका कि कोई मीनिंग हो। आई थिंक कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके आगे के पार्ट्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेकर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे उन सभी के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये इंडिया को एक न्यू ऊंचाई तक लाने के लिए, इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि आप ही लोग इंडिया के फ्यूचर हो और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आने वाली है डेटा साइंस की, और बहुत बड़े रूप में आने वाली है। तो आप सबको अभी से ही रेडी होना है ताकि आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके भारत को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। ऐसा माना गया है कि 2050 तक इंडिया सुपर पावर बनने वाला है और उस सुपर पावर को बनाने वाले आप लोग होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है और धीरे धीरे ये आपको आपके लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।